जीव विज्ञान के एनसीईआरटी क्लास 12 के तीसरा चैप्टर है। चैप्टर के नाम है मानव जनन। इसमें हम पुरुष जनन तंत्र, स्त्री जनन तंत्र, युग्मक जनन, आवर्त चक्र, निषेचन एवं अंतरोपण, सगर्भता एवं भ्रूण परिवर्धन और प्रसव एवं दुग्ध स्रवण के बारे में जानेंगे। जैसे कि आप जानते हैं, मानव लैंगिक रूप से जनन करने वाला और सजीव प्रजक या जरायुज प्राणी है। मानव में जनन घटना के अंतर्गत युग्मकों की रचना यानी युग्मक जनन की रचना अर्थात पुरुषों में शुक्राणु तथा स्त्री के अंडाणु का बनना, स्त्री जनन पथ में शुक्राणु का स्थानांतरण और पुरुष तथा स्त्री के युग्मकों का संलयन, जिसके कारण युग्मनज यानी जाइगोट का निर्माण होता है। और इसके बाद कोरक पुट्टी यानी ब्लास्टोसिस्ट की रचना तथा परिवर्धन और इसका गर्भाशय के द्वार से चिपक जाना अंतरोपण और भ्रूणीय परिवर्धन यानी गर्भावधि और शिशु के जन्म की प्रक्रिया घटित होती है। आपने पढ़ा है कि ये जनन घटनाएं यौनारंभ के पश्चात संपन्न होती है और पुरुष और स्त्री के बीच महत्वपूर्ण रूप से जनन घटनाएं होती है। उदाहरण के लिए एक वृद्ध पुरुष में भी शुक्राणु बनना जारी रहता है, लेकिन स्त्री में अंडाणु की रचना 50 वर्ष की आयु के लगभग समाप्त हो जाती है। और आइए हम मानव में स्त्री और पुरुष के जनन तंत्रों के बारे में जानते हैं। पुरुष जनन तंत्र के बारे में देखें। पुरुष जनन तंत्र शरीर के श्रोणीय क्षेत्र यानी पेल्विक रीजन में अवस्थित होती है और इसके अंतर्गत एक जोड़ा वृषण सहायक नलिकाओं के साथ साथ एक जोड़ी ग्रंथियां तथा बाह्य जननेंद्रिय शामिल होता है। शरीर में वृषण उदर गुहा के बाहर एक थैली या धानी में स्थित होता है, जिससे वृषण कोश यानी स्क्रोस्टम कहते हैं। और वृषण कोश वृषणों के तापमान को कम रखने में सहायक होता है। कम से कम शरीर के तापमान 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए रखता है इसमें, और जो शुक्राणु जनन के लिए आवश्यक है। और इस वयस्कों में प्रत्येक वृषण अंडाकार होता है, जिसकी लंबाई लगभग 4 से 5 सेंटीमीटर और चौड़ाई लगभग 2 से 3 सेंटीमीटर होती है। वृषण सघन आवरण से ढका होता है और प्रत्येक वृषण में लगभग 250 कक्ष होते हैं, जिन्हें वृषण पालिका कहते हैं। और प्रत्येक वृषण पालिका के अंदर 1 से लेकर 3 अति कुंडलित शुक्र जनन नलिकाएं होती है और जिनमें शुक्राणु पैदा किए जाते हैं। और प्रत्येक शुक्र जनक नलिका का भीतरी भाग 2 प्रकार की कोशिकाओं से स्तरित होती है, जिन्हें नर जर्म कोशिकाएं और नर जर्म कोशिकाएं और शर्टोली कोशिकाएं भी कहते हैं। नर जर्म कोशिकाएं अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप शुक्राणु का निर्माण करती है, जबकि शर्टोली कोशिकाएं जर्म कोशिकाओं को पोषण प्रदान करती है। शुक्रजनक नलिकाओं के बाहरी क्षेत्र को अंतराली अवकाश कहा जाता है। इसके छोटी छोटी रुधिर वाहिकाएं और अंतराली कोशिकाएं या लेडीग कोशिकाएं होती है। और लेडीग कोशिकाएं पुंजन नामक वृषण हार्मोन संश्लेषण और स्रावित करती है। यहाँ पर कुछ अन्य कोशिकाएं भी होती है जो प्रतिरक्षणात्मक कार्य करने में सक्षम होती है। पुरुष लिंग सहायक नलिकाओं के अंतर्गत वृषण जलिकाएं, शुक्रवाहिकाएं, अधिवृषण तथा शुक्रवाहक होती है। और वृषण के शुक्रजनक नलिकाएं वृषण नलिकाओं के माध्यम से शुक्रवाहिकाओं में खुलती है। यह शुक्रवाहिका वृषण से चलकर अधिवृषण में खुलती है, जो प्रत्येक वृषण के पश्चिम सतह पर स्थित होती है। यह अधिवृषण शुक्रवाहक की ओर बढ़ते हुए उदर की ओर ऊपर जाती है और मूत्राशय के ऊपर की ओर लूप बनती है। इसके शुक्राशय से एक वाहिनी आती है और मूत्र मार्ग में अस्खलनीय वाहिनी के रूप में खुलती है। और ये नलिकाएं वृषण से प्राप्त शुक्राणुओं का अंडाकार तथा मूत्र मार्ग में इनका बाहर स्थानांतरण करती है। मूत्र मार्ग मूत्राशय से निकलकर पुरुष के शीर्षण यानी पेनिस के माध्यम से गुजरता हुआ बाहर की ओर एक छिद्र के रूप में खुलता है, जिसे मूत्राशय मुख कहते हैं। और शीर्षण पुरुष की बाहरी जननेंद्रिय है। यह विशेष प्रकार के ऊतकों का बना होता है, जो शीर्षण के उद्घर्षण का उठान यानी इरेक्शन में सहायक प्रदान करती है। और उसके बाद वीर्यसेचन को सुगम बनाता है। शीर्षण का अंतिम वर्धित भाग शीर्षण मुंड कहलाता है, जो एक ढीली त्वचा से ढका होती है, जिसे अग्रछद कहते हैं। और पुरुष लिंग की सहायक ग्रंथियों के अंतर्गत एक जोड़ा शुक्राशय, एक पुरस्थ ग्रंथि तथा एक जोड़ा बलयूरेथ्रल ग्रंथियां शामिल है। और इन ग्रंथियों का स्राव शुक्रिय यानी सेमेनल प्लाज्मा का निर्माण करता है, जो फ्रक्टोज यानी फल शर्करा, कैल्शियम तथा कुछ प्रकीर्ण यानी एग्जाइम्स के भरपूर होता है। और बलियोरेथ्रस
रेथ्रल ग्रंथिया का स्राव मैथुन के दौरान शीशन के स्नेहन यानी लुब्रिकेशन प्रदान करने में सहायक होती है। उसके बाद स्त्री जनन तंत्र के देखें। स्त्री जनन तंत्र के अंदर एक जोड़ा अंडाशय के साथ साथ एक जोड़ा अंडवाहिनी, एक गर्भाशय ग्रीवा तथा एक योनि और बाह्य जननेंद्रिय शामिल है और जो श्रोणी क्षेत्र में होता है। और जनन तंत्र के ये सभी अंग एक जोड़ा स्तन ग्रंथियों के साथ संरचनात्मक तथा क्रियात्मक रूप से संयोजित होती है। और उसके बाद जिसके फलस्वरूप अंडोत्सर्ग, निषेचन, सत्यगर्भ और शिशु की देखभाल की प्रक्रियाओं में सहायता मिलती है। अंडाशय स्त्री की प्राथमिक लैंगिक अंग है जो स्त्री युग्मक यानी अंडाणु या ओवम और कई एस्टेरॉयड हार्मोन यानी अंडाशयी हार्मोन उत्पन्न करती है। उदर के निचले भाग के दोनों ओर एक एक अंडाशय स्थित होती है। प्रत्येक अंडाशय की लंबाई 2 से 4 सेंटीमीटर के लगभग होती है और यह श्रोणि भित्ति तथा गर्भाशय में स्नायुओं यानी लिगामेंट्स द्वारा जुड़ा होता है। प्रत्येक अंडाशय एक पतली उपकला से ढकी होती है यानी उपकला है एपिथेलियम है इससे ढका होता है और जो कि अंडाशय पीठिका यानी ओवेरियन स्ट्रोमा से जुड़ा होता है। यह पीठिका दो क्षेत्रों एक परिधीय बलकूट और एक आंतरिक मध्यांश में विभक्त होते हैं। अंडवाहिनी, गर्भाशय तथा योनि मिलकर स्त्री सहायक नलिकाएं बनाती है। प्रत्येक डिंबवाहिनी नली लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है जो प्रत्येक अंडाशय की परिधि से चलकर गर्भाशय तक जाती है और अंडाशय के ठीक पास डिंबवाहिनी का हिस्सा केप के आकार का होता है जिसे हम कीपक कहा जाता है और इस कीपक के किनारे अंगुली सदृश प्रक्षेप होता है यानी प्रोजेक्शन होता है और जिसे झालर यानी फिम्बड़ी कहते हैं। और अंडोत्सर्ग के दौरान अंडाशय के उत्सर्जी अंडाणु को संग्रहण करने में ये झालर सहायता करते हैं और कीपर आगे चलकर अंडवाहिनी के एक चौड़े भाग में खुलता है जिससे तुम्बिका कहते हैं और अंडवाहिनी का अंतिम भाग संकीर्ण पथ में एक संकरी अवकाशिका होती है जो गर्भाशय को जोड़ती है। गर्भाशय केवल एक होता है और जो इससे बच्चेदानी बोलते हैं यानी बुम्ब भी कहते हैं इसको। और गर्भाशय का आकार उल्टी रखी हुई नाशपाती जैसी होती है और यह श्रोणि भित्ति के स्नायुओं द्वारा जुड़ा होता है। गर्भाशय एक पतले ग्रीवा द्वारा योनि में खुलता है। ग्रीवा की गुहा को ग्रीवा नाल कहते हैं और जो योनि के साथ मिलकर जन्म नाल की रचना करते हैं यानी बर्थ कैनाल की रचना करती है। और गर्भाशय की भित्ति ऊतकों की 3 परत वाली होती है। बाहरी पतली झिल्लिमीय अस्तर को परिगर्भाशय, मध्य मोटी चिकनी पेशी अस्तर को गर्भाशय पेशी अस्तर और आंतरिक ग्रंथिल अस्तर को गर्भाशय अंतस्थ कहते हैं जो गर्भाशय गुहा को स्तरित करती है। आवर्तक चक्र के दौरान गर्भाशय के अंत अस्तर से चक्रीय परिवर्तन होते हैं जबकि गर्भाशय पेशीअस्थ के प्रवेश के समय काफी तेज संकुचन होता है। स्त्री के बाह्य जननेंद्रिय के अंतर्गत जघन शैल, बृहद प्रकोष्ठ यानी लेविया मेजोरा, लघु प्रकोष्ठ यानी लेविया माइनोरा और योनिच्छेद यानी हाइमेन और भगशेफ यानी क्लाइटोरिस आदि होते हैं। और जघन शैल वसामय ऊतकों से बनी एक गुद्दी सी होती है जो त्वचा और जघन बालों से ढकी होती है। और उसके बाद बृहद भगोष्ठ ऊतकों का मॉल्स वलय यानी फोल्ड है और जो जघन शैल से नीचे तक फैली होती है और योनि द्वार को घेरे रहते हैं। लघु प्रकोष्ठ ऊतकों का एक जोड़ा वलन होता है और यह बृहद भगोष्ठ के नीचे स्थिर होता है और योनि का द्वार प्रायः एक पतली झिल्ली जिसे योनिगच्छ कहते हैं और इससे आंशिक रूप से ढका होता है। और भगशेफ एक छोटी सी अंगुली जैसी संरचना होती है जो मूत्रद्वार के ऊपर को बृहद प्रकोष्ठ के ऊपरी मिलन बिंदु के पास स्थिर होती है। उसके बाद योनिच्छेद प्रायः अपने मैथुन यानी संभोग के दौरान फट जाती है और हालांकि यह आवरण कभी कभी तेज धक्के या अचानक गिरने से भी फट जाती है। और इसके अलावा योनि टेम्पोन के
और इसके अलावा योनि टेम्पॉन को घुसेड़ने या फिर घोड़े पर चढ़ने या साइकिल चलाने आदि खेलने कूदे की सक्रिय भागीदारी से भी फट जाती है। और कुछ औरतों का यौनिच्छिद संभोग के बाद भी बना रहता है, इसलिए यौनिच्छिद के होने अथवा न होने की बात को किसी स्त्री के कोयमार या यौनि अनुभव का वास्तविक सूचक नहीं माना जाना चाहिए। और कार्यशील स्तन ग्रंथि सभी मादा स्तनधारियों का अभिलक्षण है और स्तन ग्रंथि युग्म संरचना है जिसमें ग्रंथिल ऊतक और विभिन्न मात्रा में वसा होती है। प्रत्येक स्तन का ग्रंथिल ऊतक 15 से 20 स्तन पौलियों में विभक्त होता है। इसमें कोशिकाओं के गुच्छ होते हैं जिसके कूपिका कहते हैं और कूपिकाओं की कोशिकाओं से दुग्ध स्रवित होता है जो कोशिकाओं की गुहिकाओं में एकत्र होता है। कोशिकाओं स्तन नलिकाओं से खुलती है। प्रत्येक पौली की नलिकाएं मिलकर स्तनवाहिनी का निर्माण करती है और कई स्तनवाहिनियां मिलकर एक बृहद स्तन तुम्बिका बनाती है जो दुग्ध वाहिनी से जुड़ी होती है जिससे दूध की स्तन से बाहर निकलता है। युग्मक जनन देखें तो प्राथमिक लैंगिक अंग पुरुषों के वृषण और स्त्री का अंडाशय युग्मक जनन विधि द्वारा क्रमशः युग्मक यानी शुक्राणु और मादा युग्मक यानी अंडाणु उत्पन्न करते हैं। और वृषण में अपरिपक्व नर जन्म कोशिकाओं और शुक्र जनन द्वारा शुक्राणु उत्पन्न होती है जो कि किशोर अवस्था के समय शुरू होती है। शुक्र जनक नलिकाओं की भीतरी भित्ति में उपस्थित शुक्राणुजन समसूत्र विभाजन द्वारा संख्या में वृद्धि करते हैं और प्रत्येक शुक्राणुजन द्विगुणित होते हैं और इसे 46 गुणसूत्र होते हैं। इसमें 46 गुणसूत्र होते हैं और कुछ शुक्राणुजनों में समय समय पर अर्धसूत्री विभाजन या अर्धसूत्रण होते हैं जिनको प्राथमिक शुक्राणु कोशिकाएं कहते हैं। और एक प्राथमिक शुक्राणु कोशिकाओं प्रथम अर्धसूत्री विभाजन को पूरा करते हुए 2 समान अगुणित कोशिकाओं की रचना करते हैं जिन्हें द्वितीयक शुक्राणु कोशिकाएं कहते हैं। और इस प्रकार उत्पन्न प्रत्येक कोशिकाओं में 23 गुणसूत्र होते हैं। द्वितीयक शुक्राणु कोशिकाएं दूसरे अर्धसूत्री विभाजन से गुजरते हुए 4 बराबर अगुणित शुक्राणु प्रसूव पैदा करते हैं। और शुक्राणु प्रसूव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होनी चाहिए? शुक्राणु प्रसूव रूपांतरित होकर शुक्राणु बनाते हैं और इस प्रक्रिया को शुक्राणु जनन कहा जाता है। शुक्राणु जनन के पश्चात शुक्राणु शीर्ष सर्टोली कोशिकाओं में अंतःस्थापित हो जाता है और अंत में जिस प्रक्रिया द्वारा शुक्राणु शुक्रजनक नलिकाओं में मोचित होते हैं उस प्रक्रियाओं को स्पर्मिएशन कहते हैं। और शुक्राणु जनन प्रक्रियाएं किशोर अवस्था या यौनारंभ में होने लगती है क्योंकि इस दौरान गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन के स्रावन में काफ़ी वृद्धि हो जाती है। और आपको याद होगा कि यह एक अधस्त चेतक हार्मोन है और गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन के स्तर में वृद्धि के कारण यह अग्रपयूष ग्रंथि पर कार्य करता है तथा दो गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स पीतल पिंडत और पुटकोदीपक हार्मोन के श्रवण को उद्दीपित करता है और LH लीडिंग कोशिकाओं पर कार्य करता है और पुंजनों के संश्लेषण और श्रवण के उद्दीपन करता है। इसके बदले में पुंजन शुक्राणु जनन की प्रक्रिया को उद्दीपित करता है। FSH सर्टोली कोशिकाओं पर कार्य करता है और कुछ घटकों के श्रवण को उद्दीपित करता है जो शुक्राणु जनन की प्रक्रिया में सहायता करते हैं। आइए हम एक शुक्राणु की रचना पर जांच करें। यह एक सूक्ष्मदर्शी रचना है जो एक शीर्ष यानी हेड, ग्रीवा यानी नेक, एक मध्य खंड यानी मिडल पीस और एक पूंछ इनकी बनी होती है और एक प्लाज्मा झिल्ली शुक्राणु की पूरी काया यानी पूरी उसकी बॉडी को आवृत किए रहती है। और शुक्राणुओं के शीर्ष में एक दीर्घकृति अगुणित केंद्रक
होती है तथा इसका अग्रभाग एक टोपी नुमा संरचना से आवृत होती है जिससे अग्रदीपंक कहते हैं। यह अग्रपिंडक कहते हैं और यह अग्रपिंडक उन प्रकीर्णों से भरा होता है जो अंडाणु के निषेचन में मदद करते हैं। शुक्राणु के मध्य खंड में असंख्य सूत्रकारिकाएं होती है जो पूंछ को गति प्रदान करने के लिए ऊर्जा उत्पन्न करती है, जिसके कारण शुक्राणु के निषेचन करने के लिए आवश्यक गतिशीलता प्रदान करना सुगम बनता है। मैथुन क्रियाओं के दौरान पुरुष 20 से 30 करोड़ शुक्राणु स्खलित करता है। सामान्य उर्वरता के लगभग 60% शुक्राणु निश्चित रूप से सामान्य आकार और आकृति वाले होने चाहिए। इनमें से कम 40% आवश्यक रूप से सामान्य जनन क्षमता के लिए तीव्र गतिशीलता प्रदर्शित करते हैं। शुक्र जनक नलिकाओं में से मोचित शुक्राणु सहायक नलिकाओं द्वारा वाहित होते हैं। शुक्राणुओं की परिपक्वता एवं गतिशीलता के लिए अधिवृषण, शुक्राणु वाहक, शुक्राशय तथा पुरस्थ ग्रंथियों के श्रवण भी आवश्यक है। शुक्राणुओं के साथ साथ शुक्राणु प्लाज्मा मिलकर वीर्य बनाते हैं यानी बनाते हैं और पुरुष की सहायक नलिकाओं और ग्रंथियों के कार्य को वृषण हार्मोन बनाए रखते हैं। एक परिपक्व मादा युग्मक के निर्माण की प्रक्रिया को अंडजनन कहते हैं और जो कि पुरुष में शुक्राणु जनन से स्पष्ट रूप से भिन्न है। अंड जनन की शुरुआत भ्रूणीय परिवर्धन चरण के दौरान होती है, जब कई मिलियन मातृ युग्मक कोशिकाएं योनि अंड जननी प्रत्येक भ्रूणीय अंडाशय के अंदर विनिर्मित होती है और जन्म के बाद अंड जननी का निर्माण और उसकी वृद्धि नहीं होती और कई कोशिकाओं में विभाजन शुरू हो जाता है और अर्धसूत्री विभाजन के पूर्वावस्था एक यानी प्रोफेज 1 में प्रविष्ट होती है और इस अवस्था में अस्थायी तौर पर अवरुद्ध होते हैं। इससे प्राथमिक अंडक यानी प्राइमरी ओसाइटस कहते हैं और उसके बाद प्रत्येक प्राथमिक अंडक कणिकामय कोशिकाओं की परत से आवृत होती है और इन्हें प्राथमिक पुटक कहा जाता है। एक प्रक्रिया द्वारा इन पुटकों की भारी मात्रा में जन्म से यौनारंभ तक ह्रास होता रहता है। इसलिए यौनारंभ के समय प्रत्येक अंडाशय में केवल 60,000 से 80,000 प्राथमिक पुटक ही शेष बचते हैं। यह प्राथमिक पुटक कणिकामय कोशिकाओं के और अधिक परतों से आवृत हो जाते हैं तथा एक और नए प्रावर यानी थीकल स्तर को घिर जाते हैं जिससे द्वितीयक पुटक कहते हैं। यह द्वितीयक पुटक जल्द ही एक तृतीय पुटक में परिवर्तित हो जाते हैं जिसकी तरल से भरी गुहा को गह्वर यानी एंट्रम कहा जाता है और यह इसका एक विशिष्ट लक्षण है। प्रावरक स्तर यानी थीका लेयर अंतर प्रावक यानी थीका इंटरना और बाह्य प्रावक यानी थीका एक्सटर्ना में गठित हो जाता है और इस समय आपका ध्यान इस ओर खींचना महत्वपूर्ण होगा कि तृतीय पुटक के भीतर प्राथमिक अंडक के आकार में वृद्धि होती है और इसका पहला अर्धसूत्री विभाजन होता है और यह एक असामान्य विभाजन है जिसके फलस्वरूप बृहद अगुणित द्वितीयक अंडक तथा एक अणु प्रथम ध्रुवीय पिंड की रचना होती है। द्वितीयक अंडक प्राथमिक अंडक के पोषण से भरपूर कोशिका प्रदप्य की मात्रा को संचित रखती है। क्या आप इसके किसी लाभ के बारे में सोच सकते हैं? क्या आप पहले अर्धसूत्री विभाजन से उत्पन्न प्रथम ध्रुवीय पिंड में और अधिक विभाजन होता है या इसमें हास्य हो जाता है? वर्तमान में हम इसके बारे में सुनिश्चित रूप से बहुत कुछ नहीं कर सकते। तृतीय पुटक आगे चलकर परिपक्व पुटक या ग्राफी पुटक में परिवर्तित हो जाता है और द्वितीय का अंडक अपने चारों ओर एक नई झिल्ली का निर्माण करता है जिसे पारदर्शी अंडावरण कहते हैं और अब ग्राफी पुटक फटकर द्वितीय का अंडक को अंडाशय से मोचित करता है और इस प्रक्रिया को अंडोत्सर्ग कहा जाता है। क्या आप शुक्र जनन और अंड जनन के बीच प्रमुख अंतरों को पहचान सकेंगे और क्या आप यहाँ पर शुक्र जनन और अंड जनन के बारे में नीचे एक आरेखित प्रस्तुत भी की गई है यहाँ पे। उसके बाद आवर्त चक्र देखें। मादा प्राइमेट यानी बंदर, कॉफी एवं मनुष्य आदि में
होने वाले जनन चक्र को आवर्त चक्र या सामान्य जनों की भाषा में मासिक चक्र या माहवारी चक्र कहते हैं। प्रथम ऋतुस्राव या रजोधर्म की शुरुआत यौनारंभ पर शुरू होता है, जिससे रजोदर्शन कहते हैं, और स्त्रियों में यह आवर्त चक्र प्रायः 28 से 29 दिनों की अवधि के बाद दोहराया जाता है। इसलिए एक रजोधर्म से दूसरे रजोधर्म के बीच घटना चक्र को आवर्त चक्र यानी मेंटुअल साइकिल कहा जाता है। और प्रत्येक आवर्त चक्र के मध्य में एक अंडाणु उत्सर्जित किया जाता है या अंडोत्सर्ग होता है। आवर्त चक्र की प्रमुख घटनाओं को चित्र 3.9 में दर्शाया गया है। 3.9 में दर्शाया गया है। आवर्त चक्र की शुरुआत आवर्त प्रवस्था से होती है, जबकि रक्तस्राव होने लगता है और यह रक्तस्राव 3 से 5 दिनों तक जारी रहता है। गर्भाशय से इस रक्तस्राव का कारण गर्भाशय की अंतःस्तर परत और उसकी रक्तवाहिनियों के नष्ट होनी है, और जो एक तरल रूप धारण कर लेता है और योनि से बाहर निकल जाता है। रजोधर्म तभी आता है जब मोचित अंडाणु निषेचित नहीं हुआ हो और रजोधर्म की अनुपस्थिति गर्भधारण का संकेत है। यद्यपि इसके अन्य कारण जैसे तनाव, निर्बल अवस्था आदि भी हो सकते हैं। और आवर्त प्रवस्था के बाद पुटकीय प्रवस्था आदि है, और इस प्रवस्था के दौरान गर्भाशय के भीतर के प्राथमिक पुटक में वृद्धि होती है और यह एक पूर्ण ग्राफी पुटक बन जाता है तथा इसके साथ साथ गर्भाशय में प्रचुर भवन के द्वारा गर्भाशय अंतःस्तर पुनः पैदा हो जाता है। अंडाशय और गर्भाशय के ये परिवर्तन पीयूष ग्रंथि तथा अंडाशय हार्मोन की मात्रा के स्तर में बदलावों से प्रेरित होती है। पुटीयक प्रवस्था के दौरान गेनेडोट्रोपिन यानी LH एवं FSH का स्राव धीरे धीरे बढ़ता रहता है और यह स्राव पुटिक परिवर्धन के साथ साथ वर्धमान पुटक द्वारा एस्ट्रोजन के स्रावन को उद्दीपित करता है। LH तथा FSH दोनों ही आवर्त चक्र के मध्य लगभग 14वें दिन के मध्य अपनी उच्चतर स्तर को प्राप्त करता है। और मध्य चक्र के दौरान LH का तीव्र श्रवण जब अधिकतर स्तर तक होता है तो इसे LH सर्ज कहा जाता है। यह ग्राफिक पुटक को फटने के लिए प्रेरित करता है, जिसके कारण अंडाणु मोचित हो जाता है यानी अंडोत्सर्ग होता है। अंडोत्सर्ग के पश्चात पीत प्रवस्था होती है, जिसके दौरान ग्राफी पुटक का शेष बचा हुआ भाग पिंड का रूप धारण कर लेता है। यह पिंड भारी मात्रा में प्रोजेस्टेरोन स्रावित करता है, जो कि गर्भाशय अंतःस्तर को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। और इस प्रकार गर्भाशय अंतःस्तर निषेचन अंडाणु के अंतरोपण तथा सगर्भता की अन्य घटनाओं के लिए आवश्यक है। सरगर्भता के दौरान आवर्त चक्र की सभी घटनाएं बंद हो जाती है, इसलिए इस समय रजोधर्म नहीं होता और जब निषेचन नहीं होता है तो पिंड से हास्य होता है और यह अंतःस्तर का विखंडन करता है, जिससे कि फिर से रजोधर्म का नया चक्र शुरू हो जाता है यानी माहवारी पुनः होती है। और उसके बाद स्त्री में यह आवर्त चक्र 50 वर्ष की आयु के लगभग बंद हो जाती है और इस स्थिति को रजोनिवृत्ति कहा जाता है। इस प्रकार रजोदर्शन से लेकर रजोनिवृत्ति की अवस्था में चक्रीय रजोधर्म सामान्य जनन अवधि का सूचक है। उसके बाद निषेचन एवं अंतरोपण के बारे में देखें। स्त्री एवं पुरुष के संभोग के दौरान शीशन द्वारा शुक्र स्त्री की योनि में छोड़ा जाता है और यानी वीर्यसेचन होता है और गतिशील शुक्राणु तेजी से तैरते हुए गर्भाशय ग्रीवा से होकर गर्भाशय में प्रवेश करते हैं और अंततः अंडवाहिनी नली के संकीर्ण तथा तुम्बिका के संधि स्थल तक पहुंचती है और इसी बीच अंडाशय द्वारा मोचित अंडाणु भी इस संधि स्तर तक पहुंच जाता है, जहां निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। निषेचन तभी हो सकता है यदि अंडाणु तथा शुक्राणु दोनों एक ही समय में तुम्बिका संकीर्ण पथ के संधि स्तर पर पहुंच जाए। और यही कारण है कि जिससे कि सभी संभोग क्रियाएं निषेचन और गर्भता के स्थिति में नहीं पहुंच पाती है। शुक्राणु के मध्य एवं अंडाणु के संलयन की प्रक्रियाओं को निषेचन कहते हैं। निषेचन के दौरान एक
एक शुक्राणु अंडाणु के प्रदर्शित अंडावरण स्तर के संपर्क में आता है और अतिरिक्त शुक्राणु के प्रवेश को रोकने हेतु उसके उक्त स्तर में बढ़ावा प्रेरित करता है और इस प्रकार यह सुनिश्चित हो जाता है कि एक अंडाणु केवल एक ही शुक्राणु निषेचित कर सकता है और अग्रपिंडन का या अंगपीडक का स्राव शुक्राणु के प्रदर्शित अंडावरण के मध्य से अंडाणु के कोशिका द्रव्य तथा प्लाज्मा भित्ति में प्रवेश करने में मदद करता है। यह द्वितीय अंडक के अर्धसूत्री विभाजन को प्रेरित करता है और दूसरा अर्धसूत्री विभाजन की असमान होती है और इसके फलस्वरूप द्वितीय ध्रुवीय पिंड की रचना होती है और एक अगुणित अंडाणु बनता है और शीघ्र ही शुक्राणु का अंडाणु के अगुणित केंद्र के साथ संलयन होता है जिससे कि द्विगुणित युग्मज की रचना होती है। एक युग्मज में कितने गुणसूत्र होते हैं? हमें यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि इसी चरण में शिशु के लिंग का निर्धारण यानी लड़का या लड़की का होना सुनिश्चित होता है। और आइए देखें कि यह कैसे होता है। जैसे कि हम जानते हैं कि स्त्री में गुणसूत्र का रूप XX है तथा पुरुष में XY होता है, इसलिए स्त्री यानी उसका अंडाणु द्वारा उत्पादित सभी अगुणित युग्मकों में X लिंग गुणसूत्र होते हैं, जबकि पुरुषों युग्मक में यानी उसके शुक्राणुओं में लिंग गुणसूत्र या तो X या Y लिंग गुणसूत्र होते हैं। इसलिए 50% शुक्राणु में X लिंग गुणसूत्र होते हैं और दूसरे 50% शुक्राणु में Y लिंग शुक्राणु गुणसूत्र होते हैं। इसलिए पुरुष एवं स्त्री युग्मकों के संलयन के पश्चात युग्मनज में या तो XX या YX लिंग गुणसूत्र की संभावना होती है और यह इस बात पर निर्भर करता है कि X या Y लिंग गुणसूत्र वाले शुक्राणुओं में से कौन अंडाणु का निषेचन करता है। जिस युग्मनज में XX गुणसूत्र होंगे वह एक मादा शिशु यानी लड़की के रूप में, जबकि XY गुणसूत्र वाला युग्मनज शिशु नर शिशु होगा यानी लड़का के रूप में विकसित होगा। और आप गुणसूत्र प्रतिमानों के बारे में और अधिक विस्तार से जानकारी अध्याय 5 में सीखेंगे और इसी कारण कहा जाता है कि वैज्ञानिक रूप से यह कहना सत्य है कि एक शिशु के लिंग का निर्धारण उसके पिता द्वारा होता है, न कि माता के द्वारा। समसूत्री विभाजन की शुरुआत तब होती है जब युग्मनज अंडवाहिनी की संकीर्ण पथ और गर्भाशय की ओर बढ़ता है और तब यह 2, 4, 8, 16 संतति कोशिकाओं जिसे कोरक खंड कहते हैं उसकी रचना करता है। 8 से 16 कोरक खंडों वाले भ्रूण के तूतक कहते हैं यानी मोरूला कहते हैं इसे और यह तूतक लगातार विभाजित होता रहता है और जैसे जैसे यह गर्भाशय की ओर बढ़ता है यह कोरक पुट्टी के रूप में परिवर्तित हो जाती है और एक कोरक पुट्टी में कोरक खंड बाहरी परत में व्यवस्थित होते हैं जिसे अनुपोष कोरक कहते हैं। कोशिकाओं के भीतरी समूह जो अनुपोष कोरक से जुड़े होते हैं और उन्हें अंतर कोशिका समूह कहते हैं। अब देखें अब पोष कोरक स्तर गर्भाशय अंत स्तर से संलयन हो जाती है और अंतर कोशिका समूह भ्रूण के रूप में अलग अलग या विभेदित हो जाता है। संलयन होने के बाद गर्भाशय कोशिकाएं तेजी से विभक्त होती है और कोरक पुटी को आवृत कर लेती है। इसके परिणाम स्वरूप कोरक पुटी गर्भाशय अंत स्तर में अंत स्थापित हो जाती है और इससे ही अंतरोपण कहते हैं और बाद में यह संगर्भता का रूप धारण कर लेता है। उसके बाद सगर्भता तथा भ्रूणीय परिवर्धन के बारे में देखें। भ्रूण के अंतरोपण के पश्चात पोषकोरक पर अंगुली जैसी संरचनाएं उतरती है जिससे जरायु अंकुरक कहते हैं और ये जरायु अंकुरक गर्भाशय ऊतक और मातृ रक्त से आच्छादित होते हैं। जरायु अंकुरक और गर्भाशय ऊतक एक दूसरे के साथ अंतरागयुलिक युक्त हो जाते हैं और तथा संयुक्त रूप से परिवर्धनशील भ्रूण यानी गर्भ और मातृ शरीर के साथ एक संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को गठित करते हैं जिन्हें अपरा यानी प्लेसेंटा कहते हैं इसे। और अपरा भ्रूण को ऑक्सीजन तथा पोषण की आपूर्ति एवं कार्बन डाइऑक्साइड तथा भ्रूण द्वारा उत्पन्न उत्सर्जी अवशिष्ट पदार्थों की बाहर निकालने का कार्य करता है और यह अपना एक नाभि रज्जु द्वारा भ्रूण से जुड़ा होता है जो भ्रूण तक सभी आवश्यक पदार्थों को अंदर लाने तथा बाहर ले जाने के कार्य में मदद करता है। अपरा अंतःस्रावी ऊतकों का भी कार्य करता है और अनेकों हार्मोन जैसे कि मानव जरायु गेनेडोट्रोफिन और मानव अपरा
एस्ट्रोजन और उसके बाद प्लेसेंटन, इसमें है हार्मोन प्लेसेंटर लेक्टोन यानी FGL, और उसके बाद एस्ट्रोजन, उसके बाद प्रोस्टोजन आदि उत्पादित करता है। सगर्भता के उत्तरार्ध की अवधि में अंडाशय द्वारा रिलैक्सेन नामक एक हार्मोन भी स्रावित किया जाता है। और हमें यह याद रखना चाहिए कि HCG और HPL और रिलैक्सेन स्त्री के केवल सगर्भता की स्थिति में ही उत्पादित होती है। इसके अलावा दूसरे हार्मोन जैसे एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और कार्टिसोल, पोलेक्सिन और थायरॉक्सिन आदि भी की मात्रा भी इन सगर्भता के दौरान माता के रक्त में कई गुना बढ़ जाती है। और इन हार्मोन के उत्पादन में बढ़ोतरी होना भी भ्रूण वृद्धि, माता की उपापचयी और क्रियाओं में परिवर्तन तथा सगर्भता को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। अंतरोपण के तुरंत बाद अंतर कोशिका समूह यानी भ्रूण बाह्य त्वचा नामक एक बाहरी स्तर और अंतर त्वचा यानी एंडोडर्म नामक एक भीतरी स्तर से विभेदित हो जाता है। इस बाह्य त्वचा के अंतर और त्वचा के बीच जल्द ही मध्यजन स्तर यानी मेजोडर्म प्रकट होती है। और ये तीन ही स्तर वयस्कों में भी सभी उत्तकों यानी अंगों का निर्माण करते हैं। यहाँ यह उल्लेख करना आवश्यक है कि इस अंतर कोशिका समूह में कुछ निश्चित तरह की कोशिकाएं जीन हैं, स्टेम कोशिकाएं कहते हैं, और समाहित रहती है इसमें, और जिनमें यह क्षमता होती है कि वे सभी अंगों एवं उत्तकों को उत्पन्न कर दे सकती है। सगर्भता के विभिन्न महीनों में भ्रूण परिवर्धन के प्रमुख लक्षण क्या होते हैं? मानव में सगर्भता की अवधि 9 महीने की होती है। क्या आप जानते हैं कि कुत्ते, हाथियों, बिल्लियों में यह अवधि कितने महीने की होती है? पता करें। और मानव में 1 महीने के सगर्भता के बाद भ्रूण का हृदय निर्मित होता है, और एक बढ़ते हुए भ्रूण का पहला संकेत स्टेथोस्कोप से उसी के हृदय के धड़कनों को ध्यानपूर्वक सुना जा सकता है। सगर्भता के दूसरे माह के अंत तक भ्रूण की पाद और अंगुलियां विकसित होती है, और 12वें सप्ताह के अंत तक लगभग सभी प्रमुख अंग तंत्रों की रचना हो जाती है। उदाहरण के लिए पाद एवं बाह्य जनन अंग अच्छी तरह विकसित हो जाती है। गर्भावस्था के 5वें माह के दौरान गर्भ की पहली गतिशीलता और सिर पर बालों का उगना आना सामान्य देखा जा सकता है। 24वें सप्ताह के अंत तक पूरे शरीर पर कोमल बाल निकल आते हैं यानी तीसरी महीना में, और तीसरी तिमाही में, और आँखों की पलकें अलग अलग हो जाते हैं और बौरौनियाँ बन जाती है। गर्भावस्था में 9वें माह के अंत तक गर्भ पूर्ण रूप से विकसित हो जाते हैं और प्रसव के लिए भी तैयार हो जाते हैं। उसके प्रसव एवं दुग्ध स्रवण के बारे में देखें। मानव में सगर्भता की औसत अवधि लगभग 9.5 माह होती है, और जिससे गर्भावधि कहते हैं। और सगर्भता के अंत में गर्भाशय के जोरदार संकुचनों के कारण गर्भ बाहर निकल आता है, और गर्भ के बाहर निकलने की इस प्रक्रिया को शिशु जन्म या प्रसव कहा जाता है। प्रसव एक जटिल प्रसव का एक जटिल तंत्री अंतस्रावी एक क्रियाविधि द्वारा प्रेरित करते हैं। प्रसव के लिए संकेत पूर्ण विकसित गर्भ एवं अपरा से उत्पन्न होते हैं, जो हल्के गर्भाशय संकुचनों को प्रेरित करते हैं, जिन्हें गर्भ उत्क्षेपण प्रतिवर्त कहते हैं। और यह मातृपयूष ग्रंथि से ऑक्सीटोसिन के निकलने की क्रिया को सक्रिय बनाती है, और ऑक्सीटोसिन गर्भाशय पेशी पर कार्य करता है, और इसके कारण जोर जोर से गर्भाशय संकुचन होने लगता है। और गर्भाशय संकुचन ऑक्सीटोसिन के अवधि स्रावन को उद्दीपित करता है। गर्भाशय संकुचनों तथा ऑक्सीटोसिन स्राव के बीच लगातार उद्दीपक प्रतिवर्त के कारण यह संकुचन तीव्र से तीव्रतर होता है, और इससे शिशु माँ के गर्भाशय से जनन नाल द्वारा बाहर आ जाता है, यानी प्रसव समाप्त हो जाता है। शिशु के जन्म के तुरंत बाद ही अपरा भी गर्भाशय से बाहर निकल जाता है। और आप क्या सोचते हैं? डॉक्टर प्रसव को प्रेरित करने के लिए इंजेक्शन देता है। स्त्री की स्तन ग्रंथियों में सगर्भता के दौरान कई प्रकार के बदलाव आते हैं, और सगर्भता के अंत तक इसमें दूध उत्पन्न होने लगता है। इस प्रक्रिया को दुग्ध स्रवण यानी लैक्टेशन कहते हैं, और यह माँ को अपने नवजात शिशु की आहार पूर्ति कराने में मदद देता है। और दुग्ध स्रवण के आरंभिक कुछ दिनों तक
जो दूध निकलता है उसे प्रथम स्तन्य या शेख कहते हैं, और जिसमें कई प्रकार के प्रतिरक्षी तत्व समाहित होती है जो नवजात शिशु में प्रतिरोधी क्षमता उत्पन्न करती है। ये एंटीबॉडी उत्पन्न होती है और इसके लिए परम आवश्यक होती है। और उसके बाद एक स्वस्थ शिशु की वृद्धि एवं विकास के लिए प्रसव के बाद आरंभ के कुछ माह तक शिशु को स्तनपान कराने की सलाह डॉक्टर देते हैं। सारांश देखें तो मानव लैंगिक रूप से जनन करने वाला एक सजीव प्रजक या जरायुज है और इसके पुरुष जनन तंत्र में एक जोड़ा वृषण, नर लिंग, सहायक नलिकाएं, सहायक ग्रंथियां और बाह्य जननेंद्रिय शामिल है। प्रत्येक वृषण में लगभग 250 कक्ष होते हैं और इन्हें वृषण पालिका कहते हैं। प्रत्येक वृषण पालिका में 1 से लेकर 3 तक उच्च कुंडलित शुक्र जनन नलिकाएं होती है। प्रत्येक शुक्र जनक नलिकाओं की भीतरी सतह शुक्राणुजनों के सर्टोली कोशिकाओं से स्तरित होती है और शुक्राणुजनों में अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप शुक्राणु का निर्माण होता है, जबकि सर्टोली कोशिकाएं विभाजित होने वाली जन्म कोशिकाओं को पोषण प्रदान करती है। शुक्रजनक नलिकाओं के बाहर लीडिंग कोशिकाएं वृषण हार्मोन यानी एंड्रोजन हार्मोन का संश्लेषण और स्रवण करती है। पुरुष के बाहरी जननेंद्रिय को शीर्षम कहा जाता है। स्त्री जनन तंत्र के अंतर्गत एक जोड़ी अंडाशय, एक जोड़ा अंडवाहिनी और एक गर्भाशय और एक योनि और बाह्य जननेंद्रिय और एक जोड़ा स्तन ग्रंथियां होती है। और अंडाशय से मादा युग्मक यानी अंडाणु तथा कुछ स्टेरॉयड हार्मोन यानी अंडाशय हार्मोन पैदा होती है। और अंडाशय पोटक अपने परिवर्धन के विभिन्न चरणों में पीठिका यानी स्ट्रोमा में अंतःस्थायी होती है। और अंडवाहिनी, गर्भाशय और योनि स्त्री की सहायक जनन नलिकाएं हैं। और गर्भाशय की दीवार में 3 स्तर होती हैं जिन्हें परिगर्भाशय स्तर, गर्भाशय पेशी स्तर और गर्भाशय अंतस स्तर कहते हैं। और स्त्री के बाह्य जननेंद्रिय के अंतर्गत जघन शैल, बृहद भगोष्ठ, लघु भगोष्ठ, योनि छद्म और भग शेफ शामिल है। और स्त्री की स्तन ग्रंथि उसी के एक गौण लैंगिक अभिलक्षण है। शुक्राणु जनन के कारण शुक्राणु का निर्माण होता है जो पुरुष लिंग की सहायक नलिकाओं द्वारा वाहित किए जाते हैं। और एक सामान्य मानव शुक्राणु में एक शीर्ष ग्रीवा, मध्य खंड और एक पूंछ होती है। एक परिपक्व स्त्री युग्मक के निर्माण की प्रक्रिया अंड जनन कहलाती है। और मादा प्राइमेटों के जनन चक्र को आवर्त चक्र कहते हैं। आवर्त चक्र की शुरुआत स्त्री के लैंगिक रूप से परिपक्व होने यानी यौनारंभ पर होती है। और प्रति आवर्त चक्र के अंडोत्सर्ग के दौरान केवल एक अंडाणु मोचित होती है। आवर्त चक्र के दौरान अंडाशय तथा गर्भाशय में चक्रीय परिवर्तन पीयूष ग्रंथि तथा अंडाशयी हार्मोन के स्तर में बदलाव से प्रेरित होती है। और मैथुन के अंत में शुक्राणु योनि से स्वयं संकीर्ण पथ तथा तुम्बिका के संधि स्थल की ओर वाहित होता है। और यह शुक्राणु अंडाणु का निषेचन करता है और उसके पश्चात द्विगुणित युग्मनज का रचना होती है। शुक्राणु में मौजूद X या Y गुणसूत्र का कारण भ्रूण का लिंग निर्धारण करता है। युग्मनज में लगातार समसूत्री विभाजन होता है जिसके लिए कोरक पुटी का निर्माण होता है। यह कोरक पुटी गर्भाशय की भित्ति में अंतरोपित हो जाती है और जिसके फलस्वरूप गर्भधारण होता है। और 9 महीने तक गर्भधारण के पश्चात गर्भ पूर्ण रूप से विकसित और प्रसव के लिए तैयार हो जाता है। और शिशु जन्म की प्रक्रिया को प्रसव कहा जाता है जो एक जटिल तंत्री अंतःस्रावी क्रियाविधि द्वारा प्रेरित होते हैं जिसमें कार्टिसोल, एस्ट्रोजन और ऑक्सीटोसिन शामिल है। और गर्भता के दौरान स्तन ग्रंथियों में कई प्रकार के परिवर्तन होते हैं। और शिशु जन्म के बाद इसके दुग्ध स्रावन होता है। जन्म के बाद प्रारंभ के कुछ महीनों तक माता द्वारा नवजात शिशु को दुग्धपान कराया जाता है।